नमस्कार मेरे सभी छात्रगण को सामंत गोहेल का नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं कक्षा 9 में जो 21वां एकम है, जिनका नाम है क्रांतिकारी शेखर का बचपन, जिनका सर्जक है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। और सर्जक के बारे में हम सबसे पहले कुछ माहिती प्राप्त करेंगे, जिनमें सर्जक का जन्म सन 1911 और निधन सन 1987। आधुनिक हिंदी कविधारा में नई कविता के प्रमुख कवि एवं बहुचर्चित उपन्यासकार के रूप में अज्ञेय जी का नाम एवं प्रदान उल्लेखनीय रहा है। यहाँ हम बात करें तो अज्ञेय जी जो सर्जक है अपना इस इकाई के, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का उपनाम है अज्ञेय जी, और उपन्यासकार के रूप में भी उनका बहुत सा योगदान रहा है। उनका जन्म 9 मार्च 1911 के कसिया कुशीनगर में हुआ था। बचपन का 1911 से 1915 तक का समय लखनऊ में बीता। उनका बचपन मित्रों लखनऊ में बीता था। बाद में कुछ समय के लिए वे श्रीनगर और जम्मू में रहे। उनके बाद श्रीनगर और जम्मू में उन्होंने वसवाट किया। उन्होंने लाहौर के एक कॉलेज से बीएससी की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की और लाहौर से बीएससी की परीक्षा प्रथम श्रेणी में यानी कि प्रथम वर्ग में उन्होंने प्राप्त की, उत्तीर्ण की। और उनके बाद क्रांतिकारी दल में सक्रिय भाग लेने के कारण उन्हें कारागार में रहना पड़ा। यानी कि कारागार का अर्थ मित्रों होता है जेलवास। गुजराती में आपने जो तो मित्रों इन्हें जेलनी अंदर जવું પડ્યું હતું। उन्होंने सैनिक और विशाल भारत का संपादन भी किया है। संपादन का कार्य भी उन्होंने किया है। उनके बाद कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में भारतीय साहित्य और संस्कृति के अध्यापक के रूप में काम किया। अज्ञेय जी विद्रोही व्यक्ति रहे हैं। विद्रोह यानी कि जो कुछ भी गलत हो रहा हो उनका विरोध करने का कार्य वे बहुत अच्छी तरह से करते थे और विद्रोह उनके साहित्य की मूल चेतना रही है। उनका उपन्यास शेखर एक जीवनी प्रेमचंद के गोदान के बाद सबसे महत्वपूर्ण उपन्यास माना जाता है। यहाँ हम बात करें तो उपन्यास जो मुंशी प्रेमचंद का है वो गोदान, और गोदान के उपन्यास की बरोबरी में उनके तुला में ये भी उपन्यास एक बहुचर्चित हुआ है। और यहाँ शीर्षक है शेखर एक जीवनी। और उपन्यास मित्रों उपन्यास એટલે કે ગુજરાતીની અંદર આપણે એને નવલકથા કહીશું, ઇંગ્લિશની અંદર નોવેલ અને હિન્દીની અંદર ઉપન્યાસ તરીકે આપણે ઓળખીશું। તો અહીંયા શેખર એક જીવની નામનો જે જીવનચરિત્ર છે એમાંથી આ કોર્સમાં આપણા કોર્સની અંદર આ પાઠ લેવામાં આવ્યો છે। उनके अतिरिक्त उन्होंने नदी के द्वीप और अपने अपने अजनबी उपन्यास भी लिखे हैं। वे हिंदी कविता में प्रयोगवादी आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते हैं और उन्हें आंगन के पार द्वार काव्यकृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। तो यहाँ अपना जो सर्जक है उन्होंने कई तरह के पुरस्कार से पुरस्कृत भी हुए हैं। कितनी नावों में कितनी बार पुस्तक का ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया है। जो कितनी नावों में कितनी बार ज्ञानपीठ पुरस्कार भी उन्होंने प्रदान हुआ है। भग्नदूत, चिंता, इत्यलम, हरिघास पर क्षण भर, बावरा अहेरी, अरी, ओ करुणा, प्रभामयी उनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं। ये उनकी काव्य कृतियाँ हैं। उनके साथ साथ उन्होंने तार सप्तकम का भी संपादन किया था। तार सप्तकम का भी संपादन किया है। तो
મિત્રો પહેલી વાત આપણે જોઈશું સર્જક પરિચયની, તો કે સર્જકને જ્ઞાનપીઠ પુરસ્કાર પ્રાપ્ત થયો છે. એ ઉપરાંત પણ તેમણે ઘણું બધું સર્જન છે તે કર્યું છે મિત્રો, અને એને સન્માનિત પણ કરવામાં આવ્યા છે. તો અહીંયા આપણા અભ્યાસક્રમની અંદર જે ટોપિક છે, જે ઇકાઈ છે, જે પાઠ છે તે क्रांतिकारी शेखर का बचपन. तो यहाँ चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में बात की गई है, उनके बचपन के बारे में बात की गई है. यानी कि जो भी बालक अपने बचपन में दिखाई देता हो, उनका कार्य से हमें एहसास होता है कि उनके माइंड में यानी कि उनके मन हृदय में अपने देश के प्रति कितनी भावनाएं पड़ी हुई है, ये प्रदर्शित कर देता है. तो यहाँ भी कुछ ऐसा दिखाई देता है. उनके प्रसिद्ध उपन्यास शेखर एक जीवनी भाग 1 का अंश है. आज આપણા અભ્યાસક્રમની અંદર ટોપિક છે મિત્રો, તે શેખર એક જીવની ભાગ 1નો એક ભાગ રજૂ કરવામાં આવ્યો છે. એટલે કે આને ઉપન્યાસ અંશ તરીકે પણ આપણે ઓળખીશું. यह उपन्यास 1940 ईस्वी सन में लिखा गया था. बचपन से लेकर जीवन तक का जीवन चरित्र है. शेखर का जीवन दर्शन स्वातंत्र्य की खोज लक्षित है. शेखर का जीवन स्वतंत्रता प्राप्त करवा माटे मित्रों जे स्वतंत्रतानी खोज है ए एक सुपेरे रजू करी है. अहींया वह लील पर चलने वाला नहीं है, ये बात यहाँ प्रकट हुई है. शेखर का बचपन क्रांतिकारी विचारों से अभिभूत था. वह ब्रिटिश शासन का जबरदस्त विरोध और स्वदेशी चीज़ों का चाहक, अंग्रेजी के बजाय हिंदी का हिमायती. बचपन के उसके जीवन का कुछ अंश उपन्यास अंश में संकलित किया गया है. तो बाळपणमांथी मित्रों चंद्रशेखर आज़ादनी अंदर जे गुणो पड़ेला हता ने, जे ब्रिटिशनो ए विरोध करता, ए उपरांत पण मगजनी अंदर जे क्रांतिकारी विचारो पड़ेला हता, ए क्रांतिकारी विचारोनी एक झलक रजू थई छे. अहींया स्वदेशी चीजने अपनाववा विषे पण एक बात रजू करी, कारण के एक प्रसंग है मित्रों अहींया के शेखरना परिवारना सभ्यो क्यांक बहार जता रहे छे. शेखर घरे एकला होय छे ने ए समय दरमियान पोताना घरनी अंदर जे चीज वस्तुओ, जे विदेशी कापड़ होय छे ने ए विदेशी कापड़ने ते एक जग्याए भेगुं करी अने जे वस्त्रो होय छे एक जग्याए भेगा करे छे अने पछी तेना पर ए सळगावी मूके छे. तो एनाथी एक साबित थाय छे के तेनी अंदर केटला क्रांतिकारी विचारो छे ते पड़ेला हशे. के सुंदर रजूआत छे ते मित्रों अहींया करवामां आवी छे. अने हाँ मित्रों, तमे चेनलनी अंदर नवा होय, चेनलने सब्सक्राइब न करी होय तो सब्सक्राइब करजो अने विडियोने लाइक करजो, शेर करजो, कॉमेंट करजो. बाद में हम सबसे पहले बात करें तो असहयोग की एक लहर आई और देश उसमें बह गया. असहयोगનું आंदोलन मित्रों, જ્યારે असहकारनी चळवळ शरू थई छे एनी वात करीने ए आंदोलननी शरूआत थई तो समग्र देश छे ते तेनी साथे जोड़ाई गयो. समग्र देश उसमें बह गया. आखो देश ए आंदोलन साथे जोड़ाई गयो. शेखर भी उसमें बहने की चेष्टा करने लगा और जब नहीं बह पाया तब हाथों से लेकर अपने को बहाने लगा. शेखरनो पण विचार मित्रों एवो हतो के हूँ पण तेनी साथे जोड़ाऊं अने देशने आज़ादी मळे ने तेवा अथाग प्रयास छे ते करूं. बाळपणनी अंदर, बचपननी अंदर पण ए नाना होवाना नाते ते तेनी साथे जोड़ाई न शक्या, परंतु पोताना हाथे बने तेटलुं काम करवानो तेणे विचार छे ते कर्यो. उसने विदेशी कपड़े उतार कर रख दिए. जो 2-4 मोटे देशी कपड़े उसके पास थे वह पहनने लगा. जो ये जोड़ाणा से केवी रीते, तो कि एना घरनी अंदर तेनी पासे जे विदेशी कापड़ना वस्त्रो हता ए वस्त्र तेणे उतारी दीधा, आप्या. अने त्यारबाद तेमणे शुं कर्युं छे तो कि तेनी पासे जे 2-4 मोटा एवा देशी कापड़ना वस्त्रो हता ने, स्वदेशी वस्त्र हता ने, ए तेणे पहेरवानी शरूआत करी दीधी. बाहर घूमने मिलने जाना उसने छोड़ दिया क्योंकि इतने देशी कपड़े उसके पास नहीं कि बाहर जा सके. एटला एनी पासे स्वदेशी वस्त्र न हता के ए वस्त्र पहेरी अने बहार फरी शके. एटला माटे एणे बहार जवानुं पण मित्रों छोड़ी दीधुं. प्रायः
दोपहर को वह ऊपर की एक खिड़की के पास जाकर खड़ा हो जाता। એટલે બપોરના સમયે મિત્રો પોતાના કક્ષની જે ખિડકી का अर्थ होता है મિત્રો ગુજરાતીમાં આપણે એને બારી કહીશું કે જે બારી છે ત્યાં આવી અને તે ઊભા રહી જાય છે અને બહારની દુનિયાને તે જોયા કરે છે। कभी दूर से जब बहुत से कंठों की समवेत पुकार उस तक पहुंचती ने જ્યારે તે ત્યાં એ બારી પર ઊભા રહે છે ને ત્યારે દૂરથી ઘણા બધા લોકોનો એક સાથે પોકાર છે ને તેના કાન સુધી પહોંચતો। એક પ્રસંગ મિત્રો અહીંયા આ રજૂ કરવા માગે છે। ગાંધી કા બોલ બાલા દુશ્મન કા મુંહ હો काला। आ जे पोकार से थे एक प्रश्न मित्रों यहाँ ये थशे शेखर जब खिड़की पे खड़े रहते थे तब उसे कौन सी पुकार सुनाई देती थी? तो कि गांधी का बोलबाला दुश्मन का मुंह हो काला। दुश्मन बाद में तब उसके प्राण पुलकित हो उठते और वह भी अपनी खिड़की से पुकार उठता। जो पुलकित होना यहाँ मुहावरा है। तो જ્યારે શેખર છે તે એ આ શબ્દ સાંભળે છે ને એ સમય દરમિયાન એ ખૂબ જ પ્રફુલ્લિત થઈ જાય છે મિત્રો અને એ જે પોકાર થઈ રહી છે ગાંધી કા બોલબાલા દુશ્મન કા મુંહ કાલા એ પુકારની સાથે ત્યાં ઊભીને પણ તે પોતાનો આ નારો છે તે લગાવે છે। ગાંધી કા બોલબાલા દુશ્મન કા મુંહ કાલા है। उनके बाद इससे आगे वह जा नहीं सकता था। ત્યાંથી આગળ તે જઈ શકે તેમ ન હતા। घर से अनुमति नहीं थी लेकिन अनुमति का न होना ही तो एक अंकुश था। जो बराबर समझो ઘરેથી તેને બહાર નીકળવા માટેની પરમિશન અથવા તો અનુમતિ આજ્ઞા નહોતી મળી એટલા માટે થઈને એક ત્યાં તે રહેતા હતા। અને શેખર એવું કહી છે કે એ અંકુશ હતો। એક અંકુશ એટલે કે મિત્રો એક બંધન હતું ને एक अंकुश था जो निरंतर उसे कोई मार्ग ढूंढने के लिए प्रेरित किया करता था। જ્યારે મિત્રો મુશ્કેલ ઘડી નિર્માણ થાય ને ત્યારે એમાંથી માર્ગ શોધવા માટે અનેક રસ્તાઓ છે તે મળે છે। મુશ્કેલીમાં મુકાય ને તો એમાંથી માર્ગ મળશે। જીવનની અંદર ક્યારેક જે સંકટ આવે છે તો એ સંકટ સામે લડવા માટે અનેક માર્ગને શોધવાનો પ્રયાસ માણસ છે તે કરે છે। આજે ઘણા ખરા લોકો છે તે હારે છે અને એ નાસીપાસ થાય છે પરંતુ એ પોતાની જે લક્ષ્ય છે ને એ લક્ષ્યને છોડી દે છે। પણ મિત્રો લક્ષ્યને છોડશું નહીં। જ્યાં સુધી મંજિલ ન પ્રાપ્ત થાય ને ત્યાં સુધી અનેક માર્ગ શોધીને એ મંજિલ સુધી પહોંચવાનો પ્રયાસ છે તે કરવો જોઈએ। તો શેખરની અંદર આવા ક્રાંતિકારી વિચારો હતા। એ કેવું છે એ કહે છે કે અંકુશ હતો ને અંકુશના કારણે મને અનેક માર્ગ છે તે એ મળી શકતા હતા। એને પ્રેરણા છે તે મળતી હતી। माँ के अतिरिक्त सब लोग बाहर गए हुए थे। माँ के अतिरिक्त माँ सिवाय બધા લોકો છે તે बाहर गए हुए थे એટલે કે घर अपने घर से बाहर गए थे। माँ ऊपर कोठे पर बैठी हुई थी અને પોતાના બા છે તે પોતાના ઉપર જે ઝરૂખો છે ત્યાં बैठा था। शेखर के ने घर के सब कमरों में से विदेशी कपड़े बटोरे और नीचे एक खुली जगह ढेर लगा दिया। तब शेखर ने क्या किया? जो अपनी माँ को ये पता नहीं था कि शेखर क्या कर रहा है। शेखर ने अपने घर में से सारे विदेशी कपड़े बटोरे इकट्ठे किए और खुली जगह पर ढेर कर दिया और जहाँ जहाँ भी अपने घर में विदेशी कपड़े थे उसे वो लेकर आए और अपने घर की खुली जगह पर उसे ढेर लगा दिया। यानी कि एक बात करिए तो एक ढगलो करी दे दो। फिर लैंपे लाकर उस पर मिट्टी का तेल उड़ेला અને ત્યાર પછી તેણે શું કર્યું? એ ઢગલો કર્યો મિત્રો। એ ઢગલો કર્યા પછીથી લેમ્પે यानी कि આજે પેલા દીવો હોય છે તે સાદી ભાષામાં કહું તો તમને જે દીવો હોય છે તે એમાંથી मिट्टी का तेल का अर्थ होता है अपने गुजराती में मित्रों ने केरोसिन कहे छे। ए तेल का पीपा नौकर के पास रहता था। वहाँ जाने की हिम्मत नहीं हुई।
જે દીવાની અંદર જે મિત્રો કેરોસીન હતું તે તેણે લીધું અને તે લઈ અને તેમણે જે કાપડનો ઢગલો કરેલો છે, જે વસ્ત્રોનો વિદેશી વસ્ત્રનો ઢગલો કરેલો છે ને, એ ઢગલા પર તેણે ઠલવી દીધું, નાખી દીધું। नौकर के पास रहता था, वहाँ जाने की हिम्मत नहीं हुई, लेकिन उनके घर में जो तेल का पीपा था यानी कि था वो नौकरों के पास रहा करता था, तो वे लेने के लिए नहीं गए, उसकी हिम्मत न हुई और आग लगा दी। उस उन्होंने क्या किया? आग लगा दी और सारे विदेशी वस्त्र को जला कर राख कर दिया। तो यहाँ हम देखें तो शेखर में जो बचपन से ही क्रांति, अपने देश के प्रति जो क्रांति करने का विचार है वे प्रकट होता है। आग एकदम भभक उठी, शेखर का आह्लाद भी भभक उठा। आग भभक उठी, शेखर आह्लादक भाव से भभक उठा। वह आग के चारों ओर नाचने लगा और गला खोलकर गाने लगा। आग की चारों ओर नाचने लगा और गला खोल खोल कर वे गाने लगा, जोर जोर से पुकारने लगा, गांधी का बोलबाला दुश्मन का मुंह काला। थोड़ी ही देर में माँ आई और थोड़ी देर में शेखर के गाल भी मानो विदेशी हो गए, जलने लगे। कुछ देर के बाद वहाँ पे उनका मातृश्री आए और उनके बाद क्या हुआ? शेखर का गाल भी विदेशी हो गए, यानी कि शेखर को कुछ सजाए का सामना करना पड़ा, जलने लगे, लेकिन ढेर राख हो गया था। अपनी माता ने उसको डांटा, उसके गाल पर थप्पड़ लगाई और क्या करा? क्या बाद में क्या हुआ? उनके जो वस्त्र थे वे तो राख का ढेर हो गया था, राख का ढेर हो चुका था। तो यहाँ एक प्रश्न यह भी होता है कि शेखर की माँ ने शेखर को क्यों डांटा? शेखर के मन में विदेशी मात्र के प्रति घृणा हो गई, तिरस्कार। विदेशी कोई भी चीज़ विदेशी उसे पसंद नहीं आई, विदेशी के प्रति। क्योंकि आज हम बात करने जा, आज हम स्वदेशी के बारे में जो बात करें तो कई ऐसी वस्तुएं है जिन्हें हम अपने देश में, अपने देश की है फिर भी हम उसका तिरस्कार करते हैं। तो तब उस समय ऐसा माहौल हुआ कि जो भी विदेशी कापड़ थे, विदेशी वस्तुएं थी जो अपने देश में बिक रही थी, उसे दूर करने का विचार आया और उसने देखा कि हमारी नस नस में विदेशी का प्रभुत्व ही नहीं, आतंक भरा हुआ है। प्रभुत्व नहीं है, विदेशी का आतंक है। जो विदेशी अपने देश में आकर अपने गरीब परिवारों के साथ जो बर्ताव कर रहे थे ना, उनके प्रति शेखर को ज़्यादा गुस्सा था। उसे पुरानी बातें भी याद आई और नई भी। वह देखने लगा। उसे यह भी जान हुआ कि पिता उसे घर में भाइयों से अंग्रेजी में बात करने को कहा करते हैं ने त्यारे एने जूनी बातों पोताना पिताश्री से ते शेखरना पिताश्री से ते मित्रों भाइयों शेखर साथे अने शेखरने भाइयों साथे अंग्रेजी में बातों करवानी हिमायत से ते करता हता, कहता हता। એટલે એ પણ शेखरने से ते याद आव्યું। यह भी वह शैशव से अंग्रेजी बोलना जानता है। એટલે એટલા માટે બાળપણમાંથી તે અંગ્રેજી બોલવાનું શીખી ગયા હતા, पर हिंदी अभी सीख रहा है, लेकिन अब हिंदी सीख रहा है। इसकी पहली आया ईसाई थी और अंग्रेजी ही बोलती थी। पहली जो आया का अर्थ होता है उनके जो रखवाली करने वाली जो स्त्रियां होती थी वो अंग्रेजी बोलती थी और ईसाई थी। उसका पहला गुरु जिसके साथ उससे दिन भर बिताना होता था एक अमेरिकन मिशनरी था
जो पढ़ाता चाहे कुछ भी था, दिन भर अंग्रेजी ही शिक्षा की शिक्षा तो देता था। जो ए शेखर ने देखा कि यदि मातृभाषा वह है तो हम सबसे पहले सीखते हैं, तब तो अंग्रेजी ही उसकी मातृभाषा है और विदेशी ही उसकी माँ। उसके आत्माभिमान को बहुत सख्त धक्का लगा। जिसे मैं घृणित समझता हूँ उसी विदेशी को माँ कहने को बाध्य हूँ। उसने उसी दिन से बड़ी लगन से हिंदी पढ़ना प्रारंभ किया और चेष्टा से अपनी बातचीत में से अंग्रेजी शब्द निकालने लगा। अपनी आदतों में से विदेशी अभ्यासों को दूर करने लगा। तो यहाँ हम बात करें तो शेखर के जीवन में एक जो घटना घटती है, क्योंकि वे कहने लगता है कि मैं अपनी मातृभाषा यानी कि हिंदी भाषा को ज़्यादातर प्रभुत्व देता हूँ। इसलिए शेखर अपने जो अंग्रेजी पढ़ाई करने वाला जो शिक्षक था वे भी अंग्रेजी बोलता था। वे एक अमेरिकन मिशनरी था और शेखर को पढ़ाता कम था, लेकिन शिक्षा यानी कि जो कुछ भी समझाता था वो अंग्रेजी में ही समझाता था। इसलिए शेखर दिन भर ये बात अपने मगज में दौड़ाता रहता था, क्योंकि ये हमारी मातृभाषा है तो हम सबसे पहले सीखते हैं। क्योंकि मातृभाषा इसे कहा जाता है जो अपने माता के पास से मिली हो, और ये विदेशी की भाषा है, विदेशी ही उसकी माँ, तो मैं उसे क्यों संभालूं। इसलिए घृणित होकर विदेशी को माँ कहने के बाध्य हूँ। उन्होंने कहा कि मैं विदेशी की भाषा को माँ नहीं कहूँगा और उसे अपने पास जो कुछ भी ज्ञान था और इस ज्ञान का उपयोग करके अंग्रेजी भाषा को दूर करके हिंदी भाषा में अभ्यास करना प्रारंभ किया और हिंदी भाषा को सीखने लगे। और बारी बारी से जो भी अपनी बोलचाल में अंग्रेजी शब्द होते थे उसे दूर करने लगा, अपनी और विदेशी अभ्यासों को दूर करने लगे। तो यहाँ हम बात करें तो शेखर के बचपन के बारे में सभी छात्र मित्रों को मैं कहना चाहता हूं कि यहाँ पार्ट 1 में कौन सी बात दोहराई गई है, जिनमें एक बात गौर से ध्यान करें तो यहाँ शेखर ने अपने घर में जो विदेशी वस्त्र थे उसको जलाया, उनके बाद अपने पास जो स्वदेशी वस्त्र थे उसे पहनने लगा और पूरे देश में, सारे राष्ट्र में जो आज़ादी के लिए कार्यवाहियाँ यानी कि जो चळवळ चल रही थी और उसमें सम्मिलित होना चाहता था। ये बात की गई है। अपने बाद में उन्होंने अपनी भाषा के बारे में बताया है, मातृभाषा के बारे में कहा है। तो मैं सभी छात्रगण को कहना चाहता हूं कि यदि आप चैनल में नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए, बाजू में दिया गया बेल आइकन को प्रेस कीजिए और उसमें ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करना नहीं भूलें। हम जल्द ही मिलेंगे पार्ट 2 में।